जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है एमपीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। हमने पहले अध्याय पर चर्चा कर ली है, विविधता की समझ। तो विविधता की समझ के लिए हमने पहला लेक्चर लिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरियल से पूरे पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट को। हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं एसएचटी, यानी कि आपको इतिहास, भूगोल और साथ ही साथ पॉलिटी, यानी कि जो आपका राजनीतिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान। तो हम सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की दूसरी श्रृंखला पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे विविधता एवं भेदभाव के बारे में। तो हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ रहे हैं, किताब के हर एक अक्षर को पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे देश में किस प्रकार से लोग रहते हैं और हमारी जो देश में अनेकता की एकता है, जिसमें विविधताओं में एकताएं नज़र आती हैं। लोगों में भेदभाव किस प्रकार से हैं, स्त्री पुरुष, धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, सब कुछ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस, साथ ही साथ एनसीईआरटी और हमारी प्रधानमंत्री की सीरीज को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जहां पर हमने देश के सभी प्रधानमंत्रियों की एक तरह से जीवनी या उनके प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया को बताया है। ठीक है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विविधता एवं भेदभाव अध्याय 2 क्लास 6 एनसीईआरटी। पिछले पाठ में हमने अपने विविधता के बारे में पढ़ा था। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि जो पिछले पाठ में हमने पढ़ा, किस प्रकार से लोगों में विविधताएं होती हैं और उसका कहीं ना कहीं कभी कभी नेगेटिव पॉइंट भी सामने आता है। उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर दृष्टि डालने वाले हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। उत्सव का मतलब त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। यानी कि हम जिस प्रकार से रहते हैं, हमारी भाषा क्या, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब हमारे उस जगह पर निर्भर होता है जहाँ पर हम रहते हैं। भूगोल का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं उनके जो इतिहास हैं उनका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे यहाँ ढेर सारी भाषाएं हैं, जिनमें 8 मुख्य धर्म हैं और लगभग 8 धर्म के जो लोग हैं वो हमारे भारत में निवास करते हैं। 1600 से ज़्यादा जो भाषा है वो हमारे यहाँ बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम नृत्यों की बात करें तो यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य हैं, जैसी बात इसमें बताई जा रही है। तो इन सब का हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन हमेशा ये विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती है, और ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और कुछ लोगों के बारे में हम लोग ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जाति वाला अच्छा है, ये जाति वाला बुरा है, या इस धर्म के लोग अच्छे हैं, इस धर्म के लोग बुरे हैं। उन सारी चीज़ों की भी चर्चा इस पाठ में की गई है। पूर्वाग्रह बहुत बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि पूर्वाग्रह होता क्या है। इसको आपको जान लेना चाहिए। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको पढ़ता हूँ। पूर्वाग्रह ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी चीज़ को जाने बगैर ही आप उसके बारे में पूर्वाग्रह यानी कि अपने मन में कोई धारणा बना लेते हैं। जैसे कोई आपके सामने कुत्ता खड़ा है, अब आपने उसके व्यवहार को नहीं जाना कि वो कुत्ता काटता है या नहीं काटता, लेकिन आपने अपने मन में धारणा बना ली कि वो कुत्ता काटता है और आप उससे रोज़ डर डर के छिप छिप के जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये कुत्ता काटता नहीं है, ये आपको प्यार करता है, आप
आपके साथ मिलजुल कर रहता है तब आप इससे नहीं डरेंगे। तो यानी कि कुत्ते के बारे में इस प्रकार की धारणा बनाना कि ये कुत्ता काटता है, जो कि सही नहीं है, यही पूर्वाग्रह कहलाता है। आइए जानते हैं पूर्वाग्रह के बारे में कि एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उस पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो पहले ग्रामीण लोग और फिर शहरी लोग। ग्रामीण के बारे में लोग क्या पूर्वाग्रह बनाते हैं आप अपने हिसाब से समझिएगा, हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। यानी कि ऐसा लोग सोचते हैं कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसके आधे लोग भारत में रहते हैं, ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में चलता है। दूसरा, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब जो शहरों में है, जैसे गाड़ी, ट्रेन, बस या मोबाइल, इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। या पक्के मकान हुए, पक्की सड़कें हुई। तो क्या ये पूर्वाग्रह नहीं है? बिल्कुल पूर्वाग्रह है, क्योंकि गांव के लोग आधुनिक आजकल बन चुके हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये लेक्चर भी गांव में बैठकर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से सुन रहे होंगे और वो आधुनिक हैं, प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद वो एसी के कमरे में बैठकर भी सुन रहे होंगे। तो ये क्या है? प्रौद्योगिकी का ही विकास है। तो यानी कि ये भी एक तरह की पूर्वाग्रह है। अगला है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। तो ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। भाई 12 से 14 घंटे काम अगर कोई करेगा तो किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकेगा? यानी कि इसमें कहा गया है कि सभी लोग, परिवार के लोग काम करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं, क्योंकि जो सीजन होता है गाँव में वो कुछ समय के लिए होता है और कटाई और मड़ाई कहें तो कुछ दिनों का काम होता है, लगभग 10 से 15 दिनों का काम होता है। वैसे भी आजकल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है, आधुनिक बन चुका है गांव, और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं। जैसे धान का खेत हुआ, उससे मशीन आती है और एक ही दिन में पूरी फसल काट के सीधा लाकर घर पे गिरा देती है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी लोग खेतों में काम करते हैं। तो ये भी पूर्वाग्रह की देन है, यानी कि सच्चाई नहीं पता है, इस तरह के लोग पूर्वाग्रह बना लेते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये पूर्वाग्रह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि ग्रामीण लोगों को गांव में उतना रोजगार नहीं मिल पाता है, तो रोजगार के लिए वो शहरों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग रोजगार के लिए शहरों में ना जाकर अपने आसपास के बाज़ारों में दुकान खोल लेते हैं या कोई और व्यवसाय कर लेते हैं, जैसे गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाते हैं या कुछ और बिजनेस वो कर लेते हैं। शहरी लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह लोगों के दिमाग में होता है? अच्छा, ग्रामीण समुदाय के बारे में जो पूर्वाग्रह थे वो मैंने अपने विचारों से इसको एक्सप्लेन किया। आप अपने विचारों में क्या समझते हैं? आप अपने मन मस्तिष्क में इसको पढ़कर खुद से आप योजना बना सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। शहरी लोगों के बारे में क्या धारणा है, आइए ये हम जानते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो क्या ये सही है? आप बताइए कि क्या शहर के लोग बिगड़े हुए होते हैं, आलसी होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आलसी होंगे तो कैसे काम चलेगा उनका? शहर में जीना दुश्वार हो जाएगा। गांव में तो मान लो आपको कहीं पर भी खाना मिल जाएगा किसी के घर पर, लेकिन शहर में कहाँ पर मिलेगा? शहर में आपको हर एक कदम पर बिना पैसे के चल नहीं पाएंगे। दूसरा है, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तो ये आप सोचिए कि क्या ये सही है? शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह है, इसके बारे में भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, बिल्कुल सही है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा कि शहर में हर एक कदम पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ पर पानी भी पिएंगे तो उसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको कहीं जाना है तो भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, और आप जिस घर में रहते हैं उसके लिए आपको अपने घर के मकान मालिक को पैसे भी चुकाने पड़ते हैं, अगर आपके पास अपना घर नहीं है। इसमें कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जो ये पूर्वाग्रह के बारे में हमने पढ़ा, ग्रामीण लोग और शहरी लोग, अब आइए किताब में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं।
जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि किसी के बारे में अपने मन में ही कुछ बना लेना कि ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई टीचर है, उस टीचर के बारे में आपने बना लिया मन में कि ये टीचर बहुत अच्छा है, और दूसरे टीचर के बारे में आपने बना लिया कि ये टीचर बहुत बुरा है, हमें मारता है, डांटता है। यानी कि अलग अलग तरह के विचार आपके अंदर बन रहे हैं, उसमें सच्चाई है या नहीं ये आपको नहीं पता है। तो उसी चीज़ों को क्या करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ठीक है, नकारात्मक का मतलब गलत तरीके की राय होती है। यानी कि जैसे कि कुत्ते के बारे में आपने सोचा कि वो काटता है, तो ये क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वो शायद नहीं काटता होगा, अच्छा होगा, हमारे साथ घुल मिल के रहेगा। लेकिन आपने एक निगेटिव थॉट बनाया कि टीचर बहुत बुरा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये आपने निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार बना लिए हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे शहर के लोगों को आलसी माना गया है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो क्या ये पूर्वाग्रह नहीं है? तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। यानी कि अगर आपने ये मान लिया कि अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती है और अंग्रेजी बोलने वाला ही अच्छा होता है, तो आपके सामने कोई हिंदी बोलने वाला होगा तो उसे आप बुरा मानेंगे। जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या सोचेंगे कि MPS हिंदी पे पढ़ाने वाला ये टीचर जो मोहन पाठक नाम से जाना जाता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये हिंदी में पढ़ाता है। यानी कि सिर्फ आपको अंग्रेजी भाषा वाले ही लोग अच्छे लगेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का पूर्वाग्रह हो जाएगा। आपको क्या पता कि मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग जैसे काला, गोरा, सांवला, ऐसा देखकर भी उनके बारे में हम लोग निगेटिव धारणाएं बना लेते हैं। जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह का शिकार होता है। इसे हम लैंगिक रूढ़बद्धता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि लड़के और लड़की के बारे में NCERT की कक्षा 6 के दूसरे लेसन, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें कि सच्चाई क्या है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य है, मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, यानी कि ताकतवर हैं। वे शरारती हैं, यानी कि बदमाश हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। वे रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष, यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव किया गया है। इसमें जैसे कि कहा जाता है कि वे बहुत ही सुशील हैं, यानी कि किसी लड़के के बारे में बोला गया। दूसरा, उनकी बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। ये लड़की के बारे में कहा जाता है कि लड़कियां बहुत प्यार से या मधुर बात करती हैं। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। तो पुरुषों के बारे में, यानी कि लड़कों के बारे में कहा जाता है कि वो ताकतवर हैं। वे शरारती हैं, लड़कों को शरारती कहा जाता है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए ये कहा जाता है कि लड़कियाँ जो हैं नृत्य यानी कि डांस अच्छा करती हैं, चित्रकारी यानी कि आर्ट कला में माहिर होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लड़के भी नृत्य करते हैं और चित्रकारी करते हैं। वे रोते नहीं हैं। ऐसा अक्सर लड़कों के बारे में कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं। आपने अपने आसपास सुना ही होगा, या आपके घर में ही जब आप रोते होंगे तो आपसे लोग कहते होंगे कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। तो ये क्या है? ये भेदभाव है। लड़कियां भी रोती हैं, लड़के भी रोते हैं।
ठीक है। वे उद्यमी हैं, यानी कि बदमाश हैं। उद्यमी मतलब बदमाशियाँ करते रहना। तो अक्सर किसे कहा जाता है? लड़कों के बारे में कहा जाता है। वे खेल में निपुण है, लड़कों के बारे में कहा जाता है। वे खाना पकाने में निपुण है, लड़कियों के बारे में कहा जाता है। वे भावुक हैं, यानी कि लड़कियों को भावुक कहा जाता है कि वो हमेशा भावुक हो जाती हैं। अपने हिसाब से भी आप इसमें लड़का और लड़की जो 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं उनमें आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसमें लिखा गया है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो दूसरे चित्र में देखते हैं। दूसरे में लिखा है कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। इसमें लिखा है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यानी कि एक लड़की जो व्हील चेयर पर बैठी है, उसके पैर नहीं सही है, तो वो लोगों से अलग समझती है कि लोग मुझे घूरते रहते हैं और मैं उनसे छिपना चाहती हूँ। और पहले वाले चित्र में भी यही बातें हैं कि एक विकलांग लड़का है जिसे आज के समय में दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो इसमें भी वही बच्चा कहता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और ये पूछ रहा है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। और तीसरे चित्र में जो यहाँ नीचे दिया हुआ, इसमें कहा गया क्या उसका दिमाग सही है। इसमें एक बच्चा है जो दिव्यांग है, जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। व्हील चेयर में 3 पहिए होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो इसमें व्हील चेयर दिखाई दे रहा है, इसमें 4 पहिए, 2 बड़े पहिए और 2 छोटे पहिए उसके पैर के पास लगे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि छोटे पहिए और बड़े पहिए अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 3 व्हीलर में कितने पहिए होते हैं, तो 3 व्हीलर में 3 पहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि क्या उसका दिमाग सही है। तो इसमें लिखा है कि सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मेरी टांगें नहीं सही है तो लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग भी नहीं सही है, और कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास ज़रूरत वाले बच्चों या उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। यानी कि ये कह रहा है कि आज के समय में विकलांग को, जो पहले विकलांग कहा जाता था, उसे आज खास ज़रूरतों वाले बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। ठीक है, और भी इसको एक तरह से दिव्यांग के रूप में जाना जाता है, जो इस किताब में अभी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि विकलांग की जगह हम दिव्यांग शब्द का इस समय प्रयोग करते हैं, भारत सरकार जैसा कही है। ठीक है, ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं यानी कि ये बच्चे खुद से सोच रहे हैं कि इनके बारे में लोग ऐसा सोचते होंगे, जबकि ऐसा सही नहीं है। अब उसके सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता होगा ये उसको नहीं पता है, लेकिन उसने पहले से सोच लिया है कि लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचते होंगे। तो ये क्या है, एक तरह से पूर्वाग्रह के रूप में हो जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएँ हैं जो अपने से धारणा बना लेता है व्यक्ति। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में आपको तर्क देना है, तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की चैप्टर में हम देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या कहा गया है। अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, जबकि ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती हैं, लेकिन बचपन से ही उनके मन में ये बिठा दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उनको चोट लगती है तो वो रोते नहीं हैं, अपने दर्द को छिपा ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बचपन से ही उनको जो रूढ़िबद्ध तरह की धारणाएँ उनके मन में बिठाई जाती हैं, पूर्वाग्रह बिठाया जाता है, वही ये बड़े होकर अपना लेते हैं।
यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता या रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। यहाँ बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। वे कोमल एवं मृदुभाषी या मृदु स्वभाव की हैं। वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? तो ये वही कहा जा रहा है कि जो मृदुभाषी यानी कि अच्छा मीठा बोलती हों या सुशील हों। तो ये क्या है? सुशील, लड़के भी सुशील होते हैं, लड़कियां भी सुशील। सुशील का मतलब अच्छे से व्यवहार करने वाला, ठीक है। तो लड़कियां भी अच्छा व्यवहार करती हैं, लड़के भी अच्छा व्यवहार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता हो जाती है। आप इस पर अपने आप से चर्चा कर सकते हैं या अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस पर चर्चा करिए कि क्या लड़के और लड़कियों में अंतर हो सकते हैं और क्या लड़के में जो होता है गुण, क्या वो लड़कियों में गुण नहीं होता। यानी कि लड़के शरारती होते हैं तो क्या लड़कियां शरारती नहीं होती हैं? ये आपको अपने आप से ही अपने आसपास ढूंढ कर देखना पड़ेगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, कैसे बनाई जाती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं? तो आइए इस पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि हम किसी के बारे में कोई बातें मान लें, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं। ये क्या है? एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा होती है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है और इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पायलट बनी हैं। आज तो हम देखेंगे साथियों कि हमारी भारतीय सेना में भी लड़कियाँ शामिल हो रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों में युद्ध अभ्यासों में भी जा रही हैं। तो ये जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़कियां जहाज़ नहीं उड़ा सकती, तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि लड़कियां हर वो काम कर लेती हैं जो लड़के भी कर सकते हैं। तो इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, आइए चलते हैं आगे के पेज पर क्या लिखा है। इसमें दिया गया है असमानता एवं भेदभाव। तो आइए जानते हैं कि असमानता और भेदभाव क्या होता है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 दोनों के बारे में हमने बातें की थी जो दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े,
और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो वो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, अमीर और गरीब के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, और जैसे कोई जंगल में रहता हो और कोई शहर में रहता हो, तो इन दोनों के हिसाब में भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। यानी कि दलित शब्द जो है वो कहीं ना कहीं उसे अछूत या नीची जाति का माना जाता है। और ये अगर हम बात करें तो ये हमारे देश के जो संविधान है उसमें ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिसमें शेड्यूल कास्ट का एक तरह से प्रतिपादन किया गया है, जिसके आधार पर इन लोगों को ढेर सारे आरक्षण और के प्रावधान भी किए गए हैं। इनके जीवन को सरल और समृद्ध बनाने के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, इनकी सामाजिक और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 तक का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छुआछूत करता है तो उनके ऊपर संविधान का उल्लंघन करने और उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात की गई है। तो हर तरह से इनको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने का काम किया जाता है। लेकिन ये अगर चीज़ें इनके साथ होती हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव या असमानता होता है। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय में हम देखें तो महिलाओं को कम उम्र में शादी करवा देना या उनके पढ़ने लिखने पर कम जोर देना, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने देना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वो एक तरह से धार्मिक भेदभाव के रूप में भी आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें भेदभाव और असमानता के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे कि पुरुष जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय में घर के बाहर निकलकर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अन्य काम करते हैं, उस प्रकार से मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पर्दे में रखा जाता है, बुर्के से ढक दिया जाता है। इस प्रकार से उनके साथ भी एक तरह से धार्मिक भेदभाव या असमानता का कार्य किया जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाओं में एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, ये आप अपने अंदर सोच कर बताइए कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, उसको बुरा ही लगेगा। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो बुरा ही लगना है। चलिए, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। ये अंबेडकर के द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं, उस पर ये चर्चा कर रहे हैं। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार यानी कि बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। कौन? स्टेशन मास्टर। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे।
यात्रा के शुरुआत में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये जो बातें बताई गई हैं, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12 संपादन वसंत मून बम्बई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। इसमें और भी चीज़ें इन्होंने कहा कि कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न दें, तो क्या ये समानता होगी? यानी कि ये असमानता होगी। पिछले पेज पर चीज़ें बची हुई थी। इसमें भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों में मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। एक और छोटे से बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक महार जाति से थे और जिसे महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में अछूत के लिए जाना जाता था। स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? भाई, उनको गाड़ी नहीं दी तो यही भेदभाव था और उनको जाने का रास्ता भी नहीं बता रहे थे। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आप बताइए कि कैसा लगा होगा? ऐसा ही लगा होगा कि क्या हम मनुष्य नहीं हैं? क्या हम लोगों से अलग हैं? क्या हमारे अंदर खून नहीं है? या क्या हम कैसे हैं? बहुत सारी चीज़ें उनके मन में कल्पनाएं हुई होंगी। क्या आपको कभी भी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है? या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहारों को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ है, ये आप बता सकते हैं अपने अनुभवों से। ठीक है, तो इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं या अपने आप में सोच भी सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। समानता के लिए संघर्ष। समानता का मतलब हर कोई आपस में समान हो। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। यानी कि ये चाहते थे कि हमें जिस प्रकार से शिक्षा मिल रही है, महिलाओं को भी वैसे ही शिक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं ने ऐसी मांग की और अपने अधिकारों के लिए मांग करने के लिए ये घर से बाहर भी निकली, आंदोलन भी इन्होंने किया। साथ ही साथ दलितों ने जमींदारों से जो ज़्यादा ब्याज उगाही की जाती थी, उससे भी छुटकारा के लिए संघर्ष किया। ऊपर थोड़ा सा लाइन के अंदर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है।
क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है एक तरह से, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे और डॉक्टर अंबेडकर इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, यानी कि समानता का अधिकार सबको मिले, समता समानता। ठीक है, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाता है या माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएंगे। यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी उसकी चर्चा की जा रही है और उसमें ये चीज़ें थी कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले, किसी को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनमें असमानताएं न की जाएं और इस प्रकार से लोगों को समाज में रहने का अधिकार मिले। लेकिन अगर हम देखें कि 1947 के बाद से 2024 का समय चल रहा है, लेकिन कितनी समानताएं लोगों को प्राप्त हैं? क्या जाति, धर्म के हिसाब से लोगों को अवसर प्राप्त हो रहे हैं? आप भी सोचिए और हम भी बता रहे हैं कि हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ा ही है। बदलाव हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से बदलाव संवैधानिक रूप में बताए गए हैं वैसे बदलाव आज समाज में दिखाई नहीं पड़ते हैं। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब संसद में सत्र चल रहा था तो भारत सरकार ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा यानी कि विधानसभा और मतलब जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें 30% का आरक्षण देने का वादा किया है। एक कानून पारित किया है जो अभी लागू नहीं हुआ है, आने वाले समय में लागू हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर आज 2024 में लोगों को, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव या असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज भी असमानताएं हैं और वही बातें इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ जानने की कोशिश की। अब आ गया है आपका अभ्यास प्रश्न, इसको आप देख लीजिए। क्या करना है, आपको अपने से इनमें प्रश्नों की श्रृंखला को जान लेना है और इसको समझ लेना है। प्रश्नों की आप श्रृंखला को देखिए, इसमें क्या है, किस प्रकार से इसके आंसर देने हैं आप देख सकते हैं। दोनों पृष्ठ हमने लगा दिया है, आप देखिए और इसे आप खुद प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि पाठ को हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है। शायद आपके स्कूल में भी इतना डिटेल से न समझाया गया हो, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर, साथ ही साथ NCERT एक्सप्लेनर। तो NCERT को हमने कहीं ना कहीं दही को मथ के सारा मक्खन निकाल कर आपको दे दिया है। आपको क्या करना था, सिर्फ कान में लीड लगाकर सुनना था और आपको पूरा का पूरा लेसन मिल गया। तो अगर आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। और साथ ही साथ NCERT की श्रृंखला जो चल रही है उसको आप पढ़िए और
भारत के प्रधानमंत्री की प्लेलिस्ट बनकर तैयार है, उसमें भी जाकर आप भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जान सकते हैं जो 1947 से 2024 तक प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।